Hello, welcome to my channel Mathematics Makes Maths Easy. Today we will study Class 7, Chapter 12, Algebraic Expressions, Exercise 12.1, Concepts and Tricks. आज हम लोग पढ़ेंगे Algebraic Expressions. ये Algebraic Expressions कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. आइए देखिए, ये है मेरे पास Algebraic Expressions. ये Algebraic Expressions बनाने के लिए हम लोग क्या क्या चीज को पढ़ेंगे आइए देखते हैं. सबसे पहले हम लोगों के पास है वेरिएबल. ये वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक ऐसा चीज होता है जो कभी भी वैरी कर सकता है, यानी कि वो फिक्स्ड नहीं होता, कभी भी चेंज हो सकता है. इसलिए एनीथिंग विच वेरीज इज वेरिएबल. कोई भी चीज जो वेरी कर सके यानी कि चेंज हो सके वो हम लोग कहते हैं वेरिएबल. इस वेरिएबल को हम लोग लिख सकते हैं किसी भी अल्फाबेट से, यानी कि x, y, z, a, b, c. आप इसको छोड़ के और भी कोई दूसरा अल्फाबेट ले सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होता है? एनीथिंग विच डज नॉट चेंज. ऐसा चीज जो कभी चेंज नहीं हो सकता वो मेरा होता है कांस्टेंट. यानी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6. यानी कि अगर कोई नंबर हमको दिया हुआ है तो वो नंबर तो कभी चेंज नहीं हो सकता. अगर 6 है इसका मतलब वो 6 ही होगा, वो 4 तो नहीं हो सकता या वो 2 तो नहीं हो सकता. इसलिए कांस्टेंट जो होगा वो कभी चेंज नहीं हो सकता. कांस्टेंट में होता है मेरे पास नंबर्स. ओके. अब ये एक्सप्रेशंस क्या होता है? एक कंबाइंड फॉर्म ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट. अगर हम लोग वेरिएबल को और कांस्टेंट को एक साथ मिला के लिखें तो वो मेरा हो जाता है एक्सप्रेशंस. देखिए, ये मेरा हो गया है 4x + 5. यहाँ पे 5 है मेरे पास कांस्टेंट और 4x है मेरे पास वेरिएबल. यहाँ पे x वेरिएबल है और 4 कांस्टेंट नंबर होता है जैसे यहाँ पढ़े थे हम लोग. लेकिन अगर हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा एक वेरिएबल. ठीक है. जहां पे मेरा कांस्टेंट नंबर और वेरिएबल एक साथ आ जाएगा वो मेरा वेरिएबल बन जाएगा. ठीक है. ये मेरा हो गया है वेरिएबल प्लस कांस्टेंट यानी कि एक्सप्रेशन. फिर देखिए 10y - 20. यहाँ पे कांस्टेंट के साथ वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर लिए हैं. ये मेरा हो गया है वेरिएबल -20. ये मिला के बन जाता है एक्सप्रेशन. फिर 5z + 4 मेरा एक्सप्रेशन बन गया. 6a - 2 एक्सप्रेशन बन गया. 8b + 5 बन गया एक्सप्रेशन. ठीक है. एक्सप्रेशंस कैन आल्सो बी फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग सेम वेरिएबल टुगेदर एंड डिफरेंट वेरिएबल्स टुगेदर. जैसे कि कंबाइनिंग सेम वेरिएबल. यहाँ पे देखिए x एक वेरिएबल है और x एक वेरिएबल है. अगर दो वेरिएबल को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ये मेरा क्या बन गया? 2x. ठीक है. इसलिए यहाँ पे हम लोग कंबाइनिंग सेम वेरिएबल कर रहे हैं तो ये मेरा आ गया है 2x, तो ये भी मेरा बन गया है वेरिएबल. यहाँ पे देखिए x × x यानी कि x², ये मेरा बन गया है वेरिएबल. यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है और एक वेरिएबल को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं तो वो मेरा बन गया वेरिएबल. अब यहाँ पे है कंबाइनिंग डिफरेंट वेरिएबल्स. यहाँ पे x + y या फिर 2x + 5y या फिर 3a + 4b, 5c + 2x. कहीं भी मेरे पास अगर एक वेरिएबल आ जाता है तो वो मेरा बन जाएगा वेरिएबल. यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल मेरा जब मिल जाएगा तो वो मेरा बन गया वेरिएबल. फिर कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया वेरिएबल. ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग सेम वेरिएबल को ऐड करके या मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम लोग वेरिएबल निकाल सकते हैं. और अगर मेरे पास कोई डिफरेंट वेरिएबल है जैसे कि x × y, x + y, फिर 2x + 5y, 5x × 2y, दो अलग अलग वेरिएबल हैं, इसको हम लोग ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. अब देखिए x². एक्सप्रेशन x² is obtained by multiplying variable x by itself. x² हम लोग कैसे मिला? अगर मेरे पास कोई वेरिएबल है x और उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर से उसी वेरिएबल x से तो मेरा बन गया है x². यही यहाँ पे कहता है कि
एक्सप्रेशन x स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग वेरिएबल x बाय इट्स 2y स्क्वायर। ये कैसे बना? कांस्टेंट 2 इज मल्टीप्लाइड, यहाँ पे जो कांस्टेंट 2 नंबर है उसको मल्टीप्लाई किया गया है बाय वेरिएबल y इंटू वाई। ओके, 3x स्क्वायर माइनस 5, ये कैसे बना? देखिए, वेरिएबल x स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड बाय x इंटू एक्स। ये x स्क्वायर कैसे बना? ये x स्क्वायर बना है मेरा x इंटू एक्स से, देन मल्टीप्लाइड बाय 3। सबसे पहले हम लोग x इंटू एक्स किए जो कि बन गया x स्क्वायर, उसके बाद ये x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किए हम लोग 3 से, ये बन गया मेरा 3x स्क्वायर, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग कांस्टेंट 5 फ्रॉम इट। ये जो बन गया 3x स्क्वायर, इसमें से हम लोग 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे दिया हुआ है x इंटू वाई, ये कैसे बना? वेरिएबल x और वेरिएबल y को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब जाके मेरा बना है वेरिएबल x इंटू वाई। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4xy प्लस 7, ये मेरा कैसे बना एक्सप्रेशन? ये एक्सप्रेशन मेरा बनेगा, कांस्टेंट 4 को हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं x और y के साथ। देखिए, कांस्टेंट 4 इज मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल x एंड y, यानी कि xy के साथ हम लोग कांस्टेंट 4 को मल्टीप्लाई किए हैं, तो क्या मिला? हमको मिला 4xy, एंड देन एडेड टू ए कांस्टेंट 7। मल्टीप्लाई करके जो आता है उससे हम लोग कांस्टेंट 7 को ऐड कर दिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है हम लोगों के पास ट्राई दीज। देखिए क्या बोलता है, ये है मेरा ट्राई दीज। ये कहता है डिस्क्राइब हाउ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर ऑब्टेन्ड। दिया हुआ जो एक्सप्रेशन है वो कैसे बना, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए, मेरे पास है 7xy प्लस 5। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने कांस्टेंट 7 को मल्टीप्लाई किया है वेरिएबल x और y से। देखिए, कांस्टेंट 7 इज मल्टीप्लाइड टू द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल x एंड वेरिएबल y, दैट इज xy। यहाँ पे x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है। सबसे पहले हम लोगों ने x वेरिएबल और y वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद ये जो प्रोडक्ट आया है xy, उससे हम लोगों ने 7 को मल्टीप्लाई किया है, यानी कि कांस्टेंट 7 इज मल्टीप्लाइड टू द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल x एंड y, दैट इज xy। उसके बाद हम लोगों ने 7 और xy को मल्टीप्लाई किया है, तो क्या मिला हमको? टू गेट 7xy एंड देन एडेड टू ए कांस्टेंट 5। उसके बाद हम लोगों ने 7xy को कांस्टेंट नंबर 5 से क्या किया है? ऐड कर दिया है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट कहता है x स्क्वायर y। यहाँ पे सबसे पहले x स्क्वायर कैसे आया? x स्क्वायर मेरा आया है x इंटू एक्स करके, यानी कि मेरे पास 2x है। यहाँ पे वेरिएबल x एंड y आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। यहाँ पे ये x स्क्वायर बना है मेरा, ये वेरिएबल x और वेरिएबल x को मल्टीप्लाई करके। तो पहले हम लोग वेरिएबल x इंटू एक्स किए हैं, उसके बाद जो आया है मेरा इसका रिजल्ट, यानी कि x स्क्वायर, जिसके साथ हम लोग फिर y को मल्टीप्लाई किए हैं, इसलिए मेरा आया है आंसर वेरिएबल x इज मल्टीप्लाइड विद x एंड देन इट इज मल्टीप्लाइड विद y, तब जाके मेरा निकलता है x स्क्वायर y। उसके बाद दिया हुआ एक्सप्रेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x, ये कैसे आया है? यहाँ पे है मेरा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कैसे आया है? हम लोग यहाँ पे x और x को मल्टीप्लाई किए हैं, तो आया है x स्क्वायर। इसलिए देखिए, वेरिएबल x इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ टू गेट x स्क्वायर। सबसे पहले हम लोगों ने वेरिएबल x को मल्टीप्लाई किया है वेरिएबल x से, तो हमको मिला है x स्क्वायर यहाँ पे, एंड 4 कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड टू x स्क्वायर। यहाँ पे जो 4 कांस्टेंट नंबर है उसको मल्टीप्लाई किए हैं x स्क्वायर से, तब जाके हमको मिला है 4x स्क्वायर, यानी कि ये वाला हमको मिल गया है। ओके, अब क्या किए हैं देखिए, नाउ कांस्टेंट 5 इज मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल x। यहाँ पे कांस्टेंट नंबर 5 है और ये है वेरिएबल x, इसलिए कहते हैं कि नाउ कांस्टेंट 5 इज मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल x टू गेट 5x। यहाँ से हमको 5x मिल गया। सो एक्सप्रेशन 5x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्सप्रेशन 4x स्क्वायर। यहाँ पे 4x स्क्वायर से हम लोगों ने माइनस कर लिया है 5x को, इसलिए लिखते हैं कि एक्सप्रेशन 5x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्सप्रेशन 4x स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास टर्म्स एंड एक्सप्रेशन। ये टर्म्स किसे कहते हैं और हम लोग एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, हम लोग देखेंगे। ये है टर्म्स एंड एक्सप्रेशंस। ये क्या बोलता है देखिए, such parts of an expression which are formed separately first and then added, subtracted, divided
and multiplied are known as terms. जो चीज एक्सप्रेशन के भीतर में रहता है और वो क्या होता है, वो सेपरेटली फॉर्म होता है, उसे हम लोग कहते हैं टर्म्स। यानी कि यहाँ पे हम लोग समझेंगे कुछ एग्जाम्पल से। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एडिंग टर्म्स, मतलब यहाँ पे ये वाला है मेरा 3x², ओके, प्लस 7y। तो ये वाला मेरा हो गया है एक टर्म और ये वाला मेरा हो गया है एक दूसरा टर्म। इसलिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया है 3x² और सेकंड टर्म हो गया है 7y। तो एक्सप्रेशन में क्या होता है, एक्सप्रेशन में हम लोग दो टर्म्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशंस में हम लोग टर्म्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए टर्म्स हो गया है मेरा 3x² 7y। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे दो टर्म को ऐड किया गया है। वैसे ही यहाँ पे है सब्ट्रैक्टिंग टर्म्स, यानी कि यहाँ पे है मेरा एक टर्म 4x² जो कि हो गया फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे है सेकंड टर्म यानी कि 3xy। तो यहाँ पे देखिए सेकंड टर्म 3xy और फर्स्ट टर्म 4x² को हम लोग सब्ट्रैक्ट किए हैं। ओके, डिवाइडिंग टर्म्स, यहाँ पे एक टर्म है मेरे पास 4x² 3y², ये वाला हो गया है मेरे पास फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे सेकंड टर्म दिया हुआ है 2x/6y। तो इस तरीके से मेरे यहाँ पे दो टर्म्स मिल गया है। यहाँ पे हम लोग दो टर्म्स को डिवाइड कर रहे हैं। ओके, सिमिलरली यहाँ पे है मल्टीप्लाइंग टर्म्स, यहाँ पे हम लोग दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा 7x² हो गया है फर्स्ट टर्म और 3y हो गया मेरे पास सेकंड टर्म। ओके, और यहाँ पे ये दोनों टर्म्स को हम लोग मल्टीप्लाई किए। अब देखिए नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का फैक्टर्स ऑफ ए टर्म। एक टर्म का फैक्टर्स क्या होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। तो हम लोग समझ गए हैं कि ये मेरा होता है टर्म्स, यानी कि एक एक्सप्रेशन में प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड से पहले जो होता है वो मेरा हो जाता है टर्म्स। अब देखिए फैक्टर्स ऑफ ए टर्म क्या होता है। अगर मेरे पास कोई टर्म दिया हुआ है 4x², तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या हो जाएगा, इस वाले टर्म 4x² को हम लोग ब्रेक कर लेंगे। तो ये टर्म 4x² कैसे बना, ये मेरा बना है 4x और x से, यानी कि अगर हम लोग 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और फिर हम लोग यहाँ से x के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा 4x²। सिमिलरली यहाँ दिया हुआ है -3xy, यानी कि यहाँ पे मेरे पास -3 है, x है और y है। यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके मेरा मिलेगा -3xy। यहाँ पे है 3x², यहाँ पे मेरा हो गया है 3, फिर x, इसको हम लोग ब्रेक कर लिए पूरा, तो ये मेरा हो जाता है 3xx। इसको मल्टीप्लाई करने से आता है 3x², यहाँ दिया हुआ है 7y, इसको ब्रेक कर लिए हैं 7 और y, यानी कि अलग अलग कर लिए हैं। तो ये जो अलग अलग करने के बाद जो मेरे पास आता है वो मेरा बन जाता है फैक्टर्स। ये वाला था मेरा टर्म, और अलग अलग करने के बाद जो आता है वो मेरा बन जाता है फैक्टर्स। यानी कि एक टर्म से जब हम लोग उसको सेपरेट कर देंगे तो वो मेरा मिल जाएगा फैक्टर्स। यहाँ पे देखिए ये 4 है कांस्टेंट, x वेरिएबल, -3 कांस्टेंट, x वेरिएबल, y वेरिएबल, 3 कांस्टेंट, x वेरिएबल, 7 कांस्टेंट, y वेरिएबल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हम लोगों का ट्री डायग्राम। ये ट्री डायग्राम कैसे बनता है आइए देखिए। ये है ट्री डायग्राम। ये ट्री डायग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। ध्यान से देखिए, हम लोगों के पास दिया हुआ है एक एक्सप्रेशन जो कि है 4x² - 3xy। यहाँ पे हम लोग इसको कैसे ब्रेक करेंगे आइए देखते हैं। हमको पता है कि एक्सप्रेशन मेरा होता है दो टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से। यहाँ पे देखिए ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे दो टर्म को सब्ट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले दो टर्म्स को अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास पहला टर्म हो गया है 4x² और दूसरा टर्म हो गया है -3xy। अब ये मेरा हो गया है टर्म्स, यानी कि मेरे पास था एक्सप्रेशंस के बाद आ गया हम लोग के पास टर्म्स, हम लोग ब्रेक कर लिए हैं। अब टर्म्स के बाद हम लोग लेके आएंगे फैक्टर्स। तो देखिए यहाँ पे अगर 4x² है
तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर हो जाएगा 4x और x हम लोग ब्रेक कर लिए हैं 4x स्क्वायर को। सिमिलरली ये वाला -3xy मेरा हो गया है -3x और y, ये मेरा बन गया है फैक्टर्स ऑफ -3xy, ये मेरा बन गया है फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर। ओके, सिमिलरली यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 7y दिया हुआ है, तो ये वाला है मेरे पास एक्सप्रेशन। तो यहाँ से हम लोगों ने टर्म्स निकाल लिया है, यहाँ से 3x स्क्वायर को इधर लिख लिया है और यहाँ से प्लस 7y को इधर लिख लिया है। तो ये मेरा हो गया है टर्म 3x स्क्वायर, और ये टर्म 3x स्क्वायर का फैक्टर क्या हो जाएगा? फैक्टर मेरा हो गया है 3x और x, 7y का फैक्टर हो गया है 7 एंड y। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने फैक्टर्स को निकाल लिया। ये जो हम लोग एक्सप्रेशन से टर्म और फिर टर्म से फैक्टर्स निकाल रहे हैं, इस डायग्राम को हम लोग कहते हैं ट्री डायग्राम। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हम लोगों का कोएफिशिएंट्स। ये कोएफिशिएंट्स क्या होता है आइए समझते हैं। ये है हम लोगों के पास कोएफिशिएंट्स। ये कोएफिशिएंट्स क्या होता है और ये कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। ये है कोएफिशिएंट्स। ये कोएफिशिएंट किसे कहते हैं? कोएफिशिएंट्स होता है मेरा कांस्टेंट नंबर ऑफ ए टर्म। अगर मेरे पास कोई टर्म दिया हुआ है तो उस टर्म का जो कांस्टेंट नंबर होगा वो मेरा बन जाएगा कोएफिशिएंट्स। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग समझेंगे कोएफिशिएंट्स को टर्म से और एक्सप्रेशन से। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक टर्म जो है 5xy। यहाँ पे 5xy जो टर्म है उसमें x है मेरा वेरिएबल और y है मेरा वेरिएबल। तो इस टर्म में कांस्टेंट नंबर कौन सा है? 5, इसलिए मेरा कोएफिशिएंट हो जाएगा 5। ओके, यहाँ पे देखिए 10xyz, xyz होता है वेरिएबल, कांस्टेंट नंबर क्या है? 10, इसलिए यहाँ पे कोएफिशिएंट हो गया है 10। -7x2y2, तो x और y होता है वेरिएबल, तो इसलिए x2y2 बन गया वेरिएबल, कांस्टेंट नंबर क्या हो गया? -7, कोएफिशिएंट हो गया -7। यहाँ पे है x है मतलब क्या? सामने मेरा 1 है, यानी कि 1 इंटू x मतलब होता है x, सामने में 1 है, इसका मतलब मेरा कोएफिशिएंट आ गया है 1। ये है x2y2, सामने कुछ नहीं है यानी कि 1 है, इसलिए ये मेरा हो गया है 1 कोएफिशिएंट। यहाँ पे है -x, ये -x का मतलब हो गया है -1 इंटू x, इसलिए ये मेरा बन गया है कांस्टेंट -1, इसलिए यहाँ पे हो गया है कोएफिशिएंट -1। ये हो गया है -x2y2, यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो गया? -1, इसलिए देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट भी हो गया है -1। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कोएफिशिएंट को एक्सप्रेशन से। ध्यान से देखिए, एक्सप्रेशन मेरा बनता है दो टर्म को ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से। यहाँ पे दो टर्म को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया है। यहाँ पे 4x जो टर्म है उसका कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है मेरा 4, इसलिए कोएफिशिएंट मेरा आ गया है 4। और -3y जो है उसमें से कांस्टेंट क्या है? -3, इसलिए यहाँ पे आ गया है कोएफिशिएंट -3। यहाँ पे दिया हुआ है a, b और 5 को प्लस किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे मेरे पास 3 टर्म है। एक तो है मेरा a, दूसरा है b और तीसरा है 5। 5 तो मेरा एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। जो मेरा टर्म के साथ में कांस्टेंट नंबर आएगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। यहाँ पे देखिए a है और यहाँ पे b है, तो इसके साथ मेरा कौन सा टर्म आएगा? कांस्टेंट वाला 1, इसलिए ये मेरा हो गया है 1 और 1। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है 2y प्लस 5। 5 मेरा एक यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो मेरा टर्म है 2y, इसमें से कांस्टेंट क्या है? 2, मेरा आ गया है कोएफिशिएंट 2। यहाँ देखिए दिया हुआ है 2xy, यहाँ पे x और y वेरिएबल है, उसके साथ में मेरा कांस्टेंट क्या है? 2, इसलिए मेरा यहाँ पे कोएफिशिएंट आ गया है 2। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट है मेरे पास ये ट्राई दीज। ये कहता है what are the terms in the following expressions, show how the terms are formed, draw a tree diagram for each expression। यहाँ पे हमको दिया हुआ कुछ एक्सप्रेशन है और हमको बोलता है कि यहाँ से टर्म निकालिए और यहाँ पे हमको ट्री डायग्राम शो करके दिखाइए। ये है मेरा नंबर 1 एक्सप्रेशन। जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है वो है 8y प्लस 3x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए
8y प्लस 3x² में मेरे पास टर्म्स क्या है? टर्म्स है मेरे पास 8y और प्लस 3x²। तो इसलिए ये मेरा हो गया है 8y का फैक्टर्स, यानी कि 8 और y, 3x² का फैक्टर हो गया है प्लस 3x और x। इस तरीके से हम लोगों ने एक्सप्रेशन से निकाल लिया टर्म्स, टर्म्स से निकाल लिया फैक्टर्स। ओके, अब देखिए मेरे पास दिया हुआ था 7mn-4। यहाँ पे 7mn मेरे पास एक टर्म है और 4 एक कांस्टेंट है, इसलिए टर्म्स मेरे पास हो गया है 7mn-4। यहाँ पे 7mn कैसे बना? ये मेरा 7m और n के साथ, और -4 कैसे बना? ये मेरा बना है -1 और 4 के साथ। ठीक है, -4 को हम लोग लिख सकते हैं ना, -1 इंटू 4, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको -1 और 4 ले लिया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास है 2x² ये मेरे पास कैसे बना? ये बना है मेरे पास 2x² और y के साथ मल्टीप्लाई करके, इसलिए 2x² मेरा बन गया है 2x और x, और y मेरा बन गया है +1 इंटू y। ओके, अब देखिए नंबर 2 क्या बोलता है? नंबर 2 कहता है राइट 3 एक्सप्रेशन ईच हैविंग 4 टर्म्स। हमको 3 एक्सप्रेशंस लिखने के लिए बोलता है जिसमें 4 टर्म्स हो। देखिए ये है मेरे पास नंबर 2 एक्सप्रेशंस हैविंग 4 टर्म्स, जो हम लोगों ने लिखा है। नंबर 1 देखिए 5xy, ये हो गया पहला टर्म, प्लस 10xyz दूसरा टर्म, माइनस 7x²y² तीसरा टर्म, प्लस 5y²z² चौथा टर्म। इस तरीके से हम लोगों ने 4 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन को लिख लिया है। नंबर 2 8x² प्लस 7yz प्लस 4xy² माइनस 3z, ये मेरा हो गया है दूसरा एक्सप्रेशन जिसमें 4 टर्म्स है। नंबर 3 2mn प्लस 7x² माइनस 7n² माइनस 6xm, ये मेरा हो गया है तीसरा एक्सप्रेशन जिसमें 4 टर्म्स है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट है मेरे पास ट्राई दीज क्वेश्चंस। ये कहता है आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमको नीचे कुछ दिया हुआ एक्सप्रेशन है, हमको बोलता है कि इसमें से कोएफिशिएंट बताइए क्या होगा। देखिए ये हमको दिया हुआ है एक्सप्रेशन और कहता है इसका कोएफिशिएंट निकालने के लिए। ध्यान से देखिए यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उसमें मेरे पास 2 टर्म है। एक टर्म है मेरे पास 4x और दूसरा टर्म है मेरे पास -3y। यहाँ पे मेरा कोएफिशिएंट हो जाएगा 4, जो 4x में से निकल गया, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा -3 जो निकल गया -3y में से। उसके बाद a प्लस b प्लस 5, यहाँ पे 5 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो मेरे पास आ गया है a प्लस b, तो ये मेरा हो जाता है यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1,1, क्योंकि a के साथ मेरा सामने 1 है और b के साथ भी मेरा सामने 1 है। ओके, इसलिए ये मेरा हो गया है 1,1, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि 1 इंटू a ये मेरा होता है a, और सिमिलरली 1 इंटू b करने से मेरे पास आता है b, इसलिए यहाँ पे हम लोग 1 को पकड़े हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2y प्लस 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे 2y जो दिया हुआ है, यहाँ से मैं निकल जाएगा कोएफिशिएंट 2। यहाँ पे है देखिए 2xy, तो यहाँ पे मेरा निकल जाएगा कोएफिशिएंट 2। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कोएफिशिएंट को निकाल लेंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट एग्जांपल 1 ये कहता है आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टर्म्स विच आर नॉट कॉन्स्टेंट्स गिव देयर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स। ऐसा टर्म जो कांस्टेंट नहीं है और उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट देने के लिए बोल रहा है। देखिए ये है एग्जांपल 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में मेरे पास जो एक्सप्रेशन है वो है xy प्लस 4, 13 माइनस वाई स्क्वायर, 13 माइनस वाई प्लस 5y², 4p² माइनस 3pq² प्लस 5। ये सारा एक्सप्रेशन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। कहता है यहाँ पे हम लोगों को कोएफिशिएंट निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मेरा कोएफिशिएंट क्या होगा। सबसे पहले हम लोग दिए हुए एक्सप्रेशन को टर्म्स में ब्रेक कर लेंगे। देखिए ये मेरा हो गया है टर्म और ये मेरा हो गया है कांस्टेंट। ठीक है, तो दिया हुआ जो एक्सप्रेशन है उसका टर्म हो गया है xy एंड
4, ये दो टर्म है। यहाँ पे देखिए ये हो गया टर्म एक्स वाई, और ये जो 4 है ये मेरा चल गया है कांस्टेंट, ठीक है। 13 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ये जो माइनस वाई स्क्वायर है ये मेरा हो गया है टर्म, और ये जो नंबर है 13 ये मेरा चल गया है कांस्टेंट में। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस वाई प्लस 5 वाई स्क्वायर, ये मेरा आ गया है टर्म्स में माइनस वाई और 5 वाई स्क्वायर। 13 जो है वो चल गया है मेरा कांस्टेंट। फिर यहाँ पे है 4 पी स्क्वायर क्यू माइनस 3 पी क्यू स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पे मेरे पास टर्म हो गया है 4 पी स्क्वायर क्यू, फिर से माइनस 3 पी क्यू स्क्वायर, और फिर यहाँ पे कांस्टेंट में आ गया है प्लस 5, ठीक है। अब देखिए जो टर्म्स मेरे पास आ गया है उस टर्म्स से हम लोग कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे। एक्स वाई के सामने कुछ नहीं है इसलिए ये मेरा हो गया है +1, वाई स्क्वायर के सामने माइनस है इसलिए ये मेरा हो गया है -1, वाई के सामने माइनस है इसलिए ये मेरा हो गया है -1, वाई स्क्वायर के सामने 5 है ये मेरा हो गया है +5, पी स्क्वायर क्यू के सामने 4 है ये मेरा हो गया है +4 यहाँ पे, पी क्यू स्क्वायर के सामने -3 है ये मेरा हो गया है -3 यहाँ पे। इस तरीके से हम लोगों को कोएफिशिएंट मिल गया है दिए हुए एक्सप्रेशंस का, ठीक है। हम लोग कोएफिशिएंट और कांस्टेंट दोनों निकाल लिए। अब देखिए एग्जांपल 2 क्या बोलता है। ये है एग्जांपल 2, ये कहता है नंबर ए क्वेश्चन में व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है इसमें एक्स का कोएफिशिएंट क्या है ये पूछ रहा है। आइए देखिए, ये है एग्जांपल 2, हमको दिया हुआ है क्वेश्चन ए में जो एक्सप्रेशन है वो है 4x माइनस 3y, 8 माइनस एक्स प्लस वाई, वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई, 2z माइनस 5xz। यहाँ पे हमको ये दिया हुआ एक्सप्रेशन हमको बोलता है कोएफिशिएंट ऑफ x निकालने के लिए, हमको x का कोएफिशिएंट निकालना है। तो यहाँ पे x क्या है, x के सामने है मेरा 4, तो यहाँ पे हो गया है कोएफिशिएंट ऑफ x 4। यहाँ पे x के सामने क्या है माइनस, इसलिए यहाँ पे मेरा हो गया है कोएफिशिएंट -1, क्योंकि यहाँ पे था -x, अगर ये -x है इसका मतलब ये मेरा हो गया था -1 इंटू एक्स, तो यहाँ पे मेरा x का कोएफिशिएंट क्या हो गया -1, इसलिए यहाँ पे आ गया है -1। यहाँ पे देखिए x वाई स्क्वायर है तो सामने में क्या है 1, इसलिए यहाँ पे आ गया है 1, और यहाँ पे ये मेरा हो गया है वाई स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये मेरा x का कोएफिशिएंट है वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x का जो कोएफिशिएंट है वो बताना है, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट हो गया है 1 और वाई स्क्वायर, ओके। तो मेरा आ गया है आंसर 1 और वाई स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमको दिया हुआ है 2z माइनस 5xz, तो यहाँ पे x कहाँ पे है, ये है मेरा x, तो यहाँ पे मेरा x का कोएफिशिएंट हो गया है ये वाला -5 और ये वाला z, इसलिए यहाँ पे देखिए -5 और z ये मेरा हो गया है x का कोएफिशिएंट, ठीक है। अब देखिए नंबर बी में क्या बोलता है। ये है नंबर बी, ये कहता है व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ y इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पे हमको दिया हुआ कुछ एक्सप्रेशन है और हमको कहता है कि कोएफिशिएंट ऑफ y बताइए क्या होगा। आइए देखिए, ये है नंबर बी, यहाँ पे हमको दिया हुआ है एक्सप्रेशन 4x माइनस 3y, 8 प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस 5 my प्लस m। यहाँ पे मेरा कोएफिशिएंट ऑफ y हमसे पूछ रहा है क्या होगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे y कहाँ पे है, ये है मेरा y, तो इसके सामने क्या है -3, इसलिए ये मेरा हो गया है -3। यहाँ पे क्या था वाई जेड, तो y के साथ में क्या था z, इसलिए यहाँ पे हो गया है मेरा z, और सामने में क्या था प्लस, इसलिए ये मेरा हो गया है +1, ओके। यहाँ पे देखिए क्या था मेरा y के साथ z स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे आ गया है z स्क्वायर, y के सामने कुछ नहीं था मतलब 1, इसलिए ये मेरा हो गया है +1। यहाँ पे देखिए y के साथ क्या था m, यहाँ पे आ गया है m, सामने कुछ नहीं था मतलब 1 है, इसलिए ये मेरा आ गया है +1, ओके। इस तरीके से हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ y को निकाल लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ये लाइक और अनलाइक टर्म्स किसे कहते हैं, आइए देखिए। ये है मेरे पास लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ओके। ये देखिए लाइक टर्म्स क्या होता है। लाइक टर्म्स हम कहते हैं उसे जो होता है टर्म्स हैविंग सेम अलजेब्राइक फैक्टर। अगर दो टर्म्स में सेम अलजेब्रिक फैक्टर होगा
उसे हम लोग कहते हैं लाइक टर्म्स। यानी कि देखिए, इसको समझते हैं एग्जांपल से। यहाँ पे दिया हुआ है मेरे पास एक्सप्रेशन 2xy माइनस 3x प्लस 5xy माइनस 4। तो यहाँ पे टर्म्स क्या हो गया, यहाँ पे टर्म्स हो गया है 2xy। ये देखिए, ये मेरा हो गया है टर्म 2xy। इसका फैक्टर क्या हो गया है 2x और y। ये मेरा हो गया है फैक्टर्स ऑफ ये वाला टर्म, यानी कि 2xy का फैक्टर हो गया है 2xy। सिमिलरली यहाँ पे 5xy जो है, देखिए ये 5xy, इसका फैक्टर हो गया है 5x और y। ये मेरा हो गया है आर द फैक्टर्स। इसका मतलब 5xy का फैक्टर हो गया है 5x और y। यहाँ पे देखिए कॉमन एल्जेब्राइक फैक्टर्स मेरा हो गया है x एंड y। इसका मतलब यहाँ पे यानी कि 2xy में जो फैक्टर्स आया है उसमें जो x और y है, और 5xy में भी देखिए मेरे पास x और y है, यानी कि ये मेरा कॉमन हो गया है, यानी कि सेम हो गया है। यही मेरा कह रहा है टर्म्स, यानी कि ये जो टर्म है 2xy और 5xy, उसमें क्या हो गया है, सेम एल्जेब्रिक फैक्टर हो गया है। यानी कि जो मेरा दिया हुआ है वेरिएबल वो मेरा सेम हो गया है, इसलिए ये मेरा हो जाएगा लाइक टर्म्स। कॉमन एल्जेब्रिक फैक्टर्स आर x एंड y। ये दोनों टर्म्स में मेरा कॉमन एल्जेब्रिक फैक्टर हो गया है x एंड y। सो 2xy एंड 5xy आर लाइक टर्म्स। इसे हम लोग कहते हैं लाइक टर्म्स। ठीक है। अनलाइक टर्म्स किसे कहेंगे फिर, उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि टर्म्स हैविंग डिफरेंट एल्जेब्राइक फैक्टर्स। अगर दिए हुए टर्म्स में मेरे पास डिफरेंट एल्जेब्राइक फैक्टर्स होगा तो उसे हम लोग कहेंगे अनलाइक टर्म्स। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास टर्म्स हमको मिल गया था 2xy माइनस 3x प्लस 5xy माइनस 4। यहाँ पे देखिए ये मेरा 2xy था, तो 2xy का क्या हो गया मेरे पास फैक्टर्स 2x और y। ये मेरा हो गया है फैक्टर्स ऑफ 2xy। सिमिलरली ये जो माइनस 3x है उसका क्या हो गया है फैक्टर, माइनस 3x का फैक्टर हो गया है माइनस 3 एंड x आर फैक्टर्स। ध्यान से देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, लेकिन यहाँ पे y नहीं है, तो ये मेरा फैक्टर्स नहीं हुआ सेम। इसलिए यहाँ पे कहता है कि एज एल्जेब्राइक फैक्टर्स आर नॉट सेम, यानी कि नॉट कॉमन, सो 2xy एंड माइनस 3x आर अनलाइक टर्म्स। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 2xy है और माइनस 3x है, ये दोनों टर्म मेरा अनलाइक टर्म्स है। ओके, अब देखिए हम लोग देखेंगे ट्राई दिस क्वेश्चन, ये क्या बोलता है। ये है मेरा ट्राई दिस क्वेश्चन। ये कहता है ग्रुप द लाइक टर्म्स टुगेदर फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ जो दिया हुआ कुछ टर्म्स है, इसमें से हमको लाइक टर्म्स को एक साथ लिखने के लिए बोल रहा है। आइए देखिए, ये है ट्राई दिस। यहाँ पे मेरे पास लाइक टर्म्स हो जाएगा 12x माइनस 25x कॉमा x। ये मेरा हो गया है लाइक टर्म्स। क्यों, क्योंकि देखिए ये सभी में मेरे पास x है और x है, यानी कि सेम वेरिएबल है। जहां जहां पे मेरा सेम वेरिएबल हो जाएगा वो मेरा बन जाएगा लाइक टर्म्स, और जहां जहां पे वेरिएबल डिफरेंट हो जाएगा वो मेरा बन जाएगा अनलाइक टर्म्स। यानी कि यहाँ पे देखिए माइनस 25y 12y और y, यहाँ पे देखिए मेरा वेरिएबल सेम है y और y, इसलिए ये मेरा बन गया है लाइक टर्म। अब देखिए 12 माइनस 25 1, ये सब अलग अलग है, इसलिए ये मेरा बन गया है अनलाइक टर्म। 12x माइनस 25y 12y फिर y अनलाइक टर्म, क्योंकि यहाँ पे x हो गया है और y हो गया है, सेम नहीं है। माइनस 25x माइनस 25y 12y और y, ये भी हो गया है अनलाइक टर्म, क्योंकि यहाँ पे सब y है और यहाँ पे x आ गया है। ये हो गया है x माइनस 25y 12y और y, ये भी हो गया है अनलाइक टर्म, क्योंकि ये मेरा हो गया है x और यहाँ पे आ गया है y और y। जहाँ पे मेरे पास वेरिएबल सेम नहीं होगा वो मेरा बन जाएगा अनलाइक टर्म्स। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये क्या होता है आइए देखते हैं। ये है मेरे पास मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोनोमियल्स के बारे में। ये मोनोमियल्स क्या होता है आइए देखिए। एन एक्सप्रेशन विथ
only one term is known as monomial. ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो यानी कि ओनली वन टर्म, उसे हम लोग कहते हैं मोनोमियल। यानी कि देखिए मेरा एग्जांपल 7xy ये मेरा एक टर्म है, -5m ये मेरा एक टर्म है, 3z² एक टर्म है, 4 एक टर्म है, 8a एक टर्म है, 24c एक टर्म है, -14z एक टर्म है, -7m एक टर्म है। जहां जहां पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक टर्म आ जाएगा वो मेरा हो जाएगा मोनोमियल। ओके, अब देखिए बाइनोमियल किसे कहते हैं। बाइनोमियल होता है मेरा ऐसा एक्सप्रेशन यानी कि एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स टू अनलाइक टर्म्स, यानी कि दो अनलाइक टर्म्स मेरे पास अगर आ जाएगा तो वो मेरा बन जाएगा बाइनोमियल। ठीक है, देखिए एग्जांपल है मेरा x प्लस वाई। x एक अलग टर्म है और y मेरा अलग टर्म है, दोनों सेम टर्म नहीं है यानी कि दोनों अनलाइक टर्म्स है। m-5 अलग अलग टर्म है, mn प्लस 4m ये मेरा हो गया है बाइनोमियल, a² माइनस b² ये मेरा हो गया है बाइनोमियल, 3x माइनस 4y बाइनोमियल, k प्लस 5c हो गया है बाइनोमियल, 2y माइनस z हो गया है बाइनोमियल। इसका मतलब जहां जहां पे हम लोगों के पास दो अनलाइक टर्म्स आएगा उसे हम लोग कहेंगे बाइनोमियल्स। नोट, यहाँ पे एक चीज हम लोगों को नोट करने के लिए बोलता है, देखिए क्या ये बोलता है 10pq इज नॉट ए बाइनोमियल। ये 10pq जो है वो मेरा एक बाइनोमियल नहीं है, एज इट इज वन टर्म एंड फॉर बाइनोमियल वी रिक्वायर टू अनलाइक टर्म्स। ध्यान से देखिए यहाँ पे p मेरा एक अलग टर्म है और q मेरा एक अलग टर्म है, ठीक है, लेकिन ये मेरा बाइनोमियल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाइनोमियल में हमको दो अलग अलग टर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दो अलग अलग टर्म मतलब हमको बीच में प्लस या फिर माइनस या फिर इंटू या फिर डिवाइड को लेके आना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये है मेरा 10pq, ये मेरा एक सिंगल टर्म है। जैसे यहाँ पे था 7xy ये सिंगल टर्म था, ठीक है, तो इसलिए ये मेरा हो जाता है मोनोमियल, ये मेरा बाइनोमियल नहीं होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये कहता है a प्लस b प्लस 5 इज नॉट ए बाइनोमियल एज इट हैज 3 टर्म्स। यहाँ पे मेरे पास देखिए ये एक टर्म है, ये दो टर्म है और ये तीसरा टर्म भी है, इसलिए ये मेरा बाइनोमियल नहीं होगा, ठीक है। एज इट इज 3 टर्म एक्सप्रेशन, ये मेरा 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन है, एंड फॉर बाइनोमियल वी रिक्वायर 2 अनलाइक टर्म्स। बाइनोमियल में हमको सिर्फ 2 टर्म का इस्तेमाल करना है, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 टर्म हो गया है, इसलिए ये मेरा बाइनोमियल नहीं होगा। और यहाँ पे ये सिर्फ एक टर्म है, सिंगल टर्म है, ये ओनली वन टर्म, इसलिए ये मेरा बाइनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा हो जाता है मोनोमियल। मोनोमियल में सिर्फ मेरा वन टर्म होगा, इसलिए ये मेरा बाइनोमियल नहीं होगा और ये मेरा बन जाएगा मोनोमियल। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये है ट्राइनोमियल। ये कहता है एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 3 अनलाइक टर्म्स, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हम लोग के पास 3 अनलाइक टर्म्स हो वो मेरा बन जाएगा ट्राइनोमियल। जैसे कि यहाँ पे देखिए x, y और 7 ये 3 अलग अलग टर्म है, इसलिए ये मेरा बन गया है ट्राइनोमियल। ab प्लस a प्लस b ये मेरा बन जाएगा ट्राइनोमियल, क्योंकि b अलग है, a अलग है और ab अलग टर्म है। 3x² माइनस 5x प्लस 2 ये मेरा बन जाएगा ट्राइनोमियल। m प्लस n प्लस 10 ये बन जाएगा ट्राइनोमियल। ओके, यहाँ पे देखिए कहता है नोट ab प्लस a प्लस b प्लस 5 इज नॉट ए ट्राइनोमियल, ये मेरा ट्राइनोमियल नहीं है, बिकॉज इट हैज 4 टर्म्स। यहाँ पे 4 टर्म्स है, ये मेरा हो गया पहला, दूसरा, तीसरा और ये मेरा हो गया है 4th टर्म। तो जहाँ पे 4th टर्म आ जाएगा वो मेरा ट्राइनोमियल नहीं हो सकता है, क्योंकि ट्राइनोमियल के लिए मेरे पास होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म्स। एंड फॉर एन एक्सप्रेशन टू बी ट्राइनोमियल इट शुड हैव ओनली 3 अनलाइक टर्म्स। ओके, अब देखिए x प्लस वाई प्लस 5x इज नॉट ए ट्राइनोमियल, ये मेरा ट्राइनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से देखिए, ये है मेरा x, ये है मेरा y और ये है मेरा 5x।
तो ये वाला x और ये वाला x दोनों सेम टर्म हो गया है, यानी कि दोनों लाइक टर्म हो गया है। इसको हम लिख सकते हैं 6x प्लस वाई, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास दो टर्म, यानी कि ये मेरा बन गया है बाइनोमियल। ओके, इसलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मेरे पास तीन अनलाइक टर्म्स होना चाहिए। x और 5x मेरा लाइक टर्म्स हो गया है, इसलिए ये मेरा ट्राइनोमियल नहीं हो सकता। देखिए, x plus y plus 5x is not a trinomial because it has like terms x and 5x. But for a trinomial होने के लिए the expression should have three unlike terms. तीन अनलाइक टर्म को होना पड़ेगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल। ये क्या कहता है, ये कहता है एन एक्सप्रेशन विथ वन और मोर अनलाइक टर्म्स, ये मेरा हो जाता है पॉलिनोमियल। सो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये जो हम लोग पढ़े थे, ये सभी मेरा पॉलिनोमियल्स के भीतर में ही आता है, यानी कि पॉलिनोमियल्स के अंडर में आ जाएगा मेरा मोनोमियल, फिर पॉलिनोमियल के अंडर में मेरा आ जाएगा बाइनोमियल, और फिर पॉलिनोमियल के अंडर में मेरा आ जाएगा ट्राइनोमियल। यानी कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये तीनों ही मेरा पॉलिनोमियल्स के अंडर में आ जाएगा। ओके, अब देखिए ये मेरा ट्राई दिस क्वेश्चन क्या बोलता है। ये है मेरा ट्राई दिस का क्वेश्चन। ये कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज मोनोमियल, बाइनोमियल और ए ट्राइनोमियल। यहाँ पे दिया हुआ कुछ एक्सप्रेशन है, उसको हमको मोनोमियल, बाइनोमियल या फिर ट्राइनोमियल में क्लासिफाई करना है। आइए देखिए कैसे होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सारा टर्म ए प्लस बी, ए बी प्लस ए प्लस बी, ए बी प्लस ए प्लस बी माइनस 5, एक्स वाई प्लस 5, 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, 4pq माइनस 3q प्लस 5p, 7, 4m माइनस 7n प्लस 10, 4mn प्लस 7। यहाँ पे ये सारा हमको दिया हुआ है टर्म्स, और हमको यहाँ पे मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को अलग अलग करना है। तो इसमें से मेरा मोनोमियल हो जाएगा a, x, y और 7, क्योंकि ये मेरा एक सिंगल टर्म है। यहाँ पे मेरा बाइनोमियल हो जाएगा a प्लस बी, एक्स वाई प्लस 5, 4mn प्लस 7। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मेरे पास दो टर्म है, एक टर्म है a, दूसरा टर्म है b, दोनों के बीच में प्लस आ गया है। उसके बाद है एक्स वाई प्लस 5, ये मेरा एक टर्म है एक्स वाई और ये अलग टर्म है 5, दोनों के बीच में प्लस आ गया है। ये मेरा एक टर्म है 4mn और ये एक टर्म है 7, दोनों के बीच में मेरा प्लस आ गया, यानी कि ये मेरा हो गया है दो टर्म। अब यहाँ पे ट्राइनोमियल क्या क्या है देखिए, ए बी मेरा है एक टर्म, ए है मेरा अलग टर्म और बी है मेरा अलग टर्म, यानी कि मेरे पास यहाँ पे तीन अनलाइक टर्म्स हो गया है। इसलिए ये तीन अनलाइक टर्म्स को यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ये मेरा बन गया है ट्राइनोमियल। सिमिलरली यहाँ पे है 5x स्क्वायर, यहाँ पे है x और यहाँ पे है 2, ये तीनों अलग अलग टर्म है, और यहाँ पे देखिए ये तीनों टर्म के बीच में माइनस और प्लस है, तो ये मेरा हो गया है एक ट्राइनोमियल। फिर ये है मेरा 4pq माइनस 3q प्लस 5p, ये तीनों अलग अलग टर्म है और यहाँ पे मेरा बीच में प्लस और माइनस है, तो ये मेरा हो गया है ट्राइनोमियल। फिर यहाँ पे है 4m, 7n और 10, यहाँ पे मेरा माइनस और प्लस है बीच में, तो ये मेरा हो गया है ट्राइनोमियल। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास एग्जाम्पल 3। ये कहता है स्टेट विथ रीजंस, यहाँ पे हमको रीजन के साथ बताने के लिए बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स आर ऑफ लाइक टर्म्स एंड विच आर अनलाइक टर्म्स। यहाँ पे जो दिया हुआ क्वेश्चन में है उसमें से लाइक टर्म्स कौन सा होगा और अनलाइक टर्म्स कौन सा होगा, उसको बताने के लिए बोल रहा है विथ रीजंस। आइए देखिए क्या होगा इसका आंसर। ये है एग्जाम्पल 3। नंबर 1 जो दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको 7x, 12y। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x एंड y, ये मेरा क्या है, ये अलग अलग टर्म है, यानी कि x एंड y आर टू डिफरेंट वेरिएबल या फिर फैक्टर्स। सो 7x एंड 12y आर अनलाइक टर्म्स या फिर फैक्टर्स। यहाँ पे x और y दोनों अलग अलग वेरिएबल या फिर फैक्टर है, इसलिए ये मेरा हो गया है अनलाइक टर्म्स।
अब नंबर 2 देखिए 15x माइनस 21x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, यानी कि x and x are two same variable or factors. So 15x and minus 21x are like terms. Number 3 minus 4ab 7ba, ab और ba दोनों सेम चीज है। देखिए ab and ba are two same variables, ये दोनों ही सेम वेरिएबल है। सो माइनस 4ab एंड 7ba आर लाइक टर्म्स। जहां पे मेरा वेरिएबल सेम हो जाएगा वो मेरा बन जाएगा लाइक टर्म्स। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नंबर 4, यहाँ दिया हुआ है 3xy, यहाँ पे है 3x, यहाँ पे x और यहाँ पे xy सेम नहीं है, इसलिए x एंड xy आर टू डिफरेंट फैक्टर्स या फिर वेरिएबल। सो 3xy एंड 3x आर अनलाइक टर्म्स। ओके, नंबर 5 ये कहता है 6xy स्क्वायर 9x2y दोनों अलग अलग है, यानी कि xy स्क्वायर एंड x2y आर टू डिफरेंट फैक्टर्स और वेरिएबल्स। सो xy स्क्वायर एंड 9x2y आर अनलाइक टर्म्स। नंबर 6 ये दिया हुआ है pq स्क्वायर माइनस 4pq स्क्वायर, यहाँ भी pq स्क्वायर है, यहाँ भी pq स्क्वायर, दोनों सेम है। देखिए pq स्क्वायर एंड pq स्क्वायर आर टू सेम फैक्टर्स या फिर वेरिएबल्स, इसलिए यहाँ पे मेरा हो गया है pq स्क्वायर एंड माइनस 4pq स्क्वायर आर लाइक टर्म्स। ध्यान से देखिए यहाँ जो वेरिएबल है pq स्क्वायर और यहाँ जो वेरिएबल है pq स्क्वायर दोनों सेम है, इसलिए ये मेरा बन जाता है लाइक टर्म्स। नंबर 7 देखिए ये कहता है mn स्क्वायर 10mn, यहाँ पे mn है और यहाँ पे mn स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे मेरा ये वाला जो वेरिएबल है ये अलग है, इसलिए mn स्क्वायर ये जो है और mn जो है ये मेरा टू डिफरेंट फैक्टर्स है या फिर टू डिफरेंट वेरिएबल्स है, इसलिए यहाँ पे m n ये मेरा हो गया है फैक्टर इस वाले mn स्क्वायर का, और mn यहाँ लिखा हुआ है यानी कि ये वाला mn। तो देखिए यहाँ पे mn है और यहाँ पे सिर्फ m और n है, सो mn स्क्वायर एंड 10mn आर अनलाइक टर्म्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा फैक्टर है यानी कि जो वेरिएबल है वो सेम नहीं है। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.